रितेश भाई नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि आज की सुनवाई का जो है विवरण मैं आप सभी लोगों को बता सकूं। उदय भैया नमस्कार, प्रशांत भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार। उदय भाई ज़रा शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, तो जो है हम बात अपनी शुरू कर दें। राम भाई आवाज़ आ रही क्लियर? अरविंद भैया नमस्कार, अखिलेश भाई नमस्कार, तनवीर चौधरी जी नमस्कार। तनवीर भाई बहुत अच्छे हैं, आप बताएं अपना कैसा है? हाँ प्लीज़ शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में। हाँ अरविंद भाई। हेलो। तो साथियों हाँ एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज़ तो आ रही है ना सब? थैंक यू। वैसे जहाँ तक संभव होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे लाइव ना आना पड़े, लेकिन अब समस्या ये आ रही ना कि अगर लाइव आकर के चीज़ों को लोगों को ना बताया जाए तो एक जो ग्रुपों में फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जो झूठ परोसा जाने लगता है, हमारे भाई बंधु बहनें उसी झूठ को ही सच मान लेते हैं। इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी आप परोसते रहो, कुछ भी परोसते रहो, वो सही है गलत है इसका जो है हम लोग बिना निरीक्षण किए उसको सच मान लेते हैं, और उसी जो पोस्ट होती है फेसबुक व्हाट्सएप की, उन्हीं के आधार पर जो है हम केस के विषय में या किसी व्यक्ति विशेष के विषय में अपनी धारणा बना लेते हैं। तो अब अगर मैं लाइव ना आता तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाने लगती कोर्ट के विषय में जो शायद ना होती हैं और ना वो कोर्ट में होना संभव ही है। तो इसलिए मेरा विचार था कि मैं लाइव आकर के इससे पहले कि बहुत सारा झूठ आपको परोस दिया जाए, बहुत सारी गलत बयानबाजी, गलत पोस्ट आपके तक पहुँचे, उससे पहले जो आज जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों को बता दिया जाए। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज की डेट में जो टोटल फ्रेश केस थे अपने मुकदमे में, वो टोटल 23 फ्रेश केस थे, एक एडिशनल था, और एक एडिशनल के बाद 22 नंबर पर जो है अपना मुकदमा सुनवाई के लिए लिस्टेड था। क्योंकि जस्टिस चौहान साहब की बेंच थी, नई बेंच थी, तो बहुत सारी उम्मीदें तो आज मुझे नहीं थी, लेकिन अगर मैं पहले से ये बता देता तो शायद फिर लोग मुझे गाली देना शुरू कर देते, क्योंकि सच्चाई कोई सुनना ही नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको शार्ट में बता दे रहा हूँ कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो चूंकि 23 फ्रेश केस थे, एक एडिशनल थे, तो सुबह भी हम लोगों को ये पूरा हम कंफर्म थे कि आज अपना शायद मुकदमा टेकअप ना हो पाए, इसलिए सुबह ही लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में मेंशनिंग एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डाल दी थी कि हमारा सर महत्वपूर्ण मुद्दा है, इंटरिम जजमेंट भी पास हो चुका है, काउंटर ज्वाइंटर जो भी प्रक्रिया है वो टोटल पूरी हो चुकी है, इसलिए इसको फाइनल कर दिया जाए। तो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग रणविजय साहब को भी नोटिस इशू करवा दिए, सर्व करवा दिए कि जो है सर हम मेंशन करवा रहे हैं, आप आफ्टर लंच जो है अवेलेबल रहिएगा। तो लंच के बाद कोर्ट ने सुनने के लिए बोला। लंच के बाद फिर हमारे अधिवक्ता महोदय ने ये कहा कि सर आपने कहा था कि लंच के बाद सुन लिया जाए, तो अब आप इसको सुन करके फाइनल कर दीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं, पहले हम एप्लीकेशन सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। इस पर जो हमारे सीनियर एडवोकेट उपेंद्र नाथ मिश्रा सर थे, फिर वो खड़े होकर के मेंशन करा, नहीं सर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, और इसमें लगभग 70% सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो जो काउंटर वाली औपचारिकताएं होती हैं वो भी सारी पूरी हो चुकी हैं, तो आप इसको सुन करके फाइनल कर दीजिए। तो जस्टिस चौहान साहब ने कहा कि चूंकि ये मुद्दा मेरे पास पहली बार आया है, तो कम से कम आप मुझे तो बताइए कि आखिर मुद्दा है क्या, जिस पर उपेंद्र सर ने पूरी तरीके से कोर्ट को एंटरटेन किया। एंटरटेन करने का मतलब उन्होंने शुरू से लास्ट तक की जो भी प्रक्रिया हुई थी, चेन प्रक्रिया क्या रही, सबको उस चीज़ को पूरा जो है उन्होंने एंटरटेन कर दिया। इसके बाद बात काउंटर तक की आ गई।
तो कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या काउंटर जॉइंटर वाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो सारा बताएगा कि सर सारी प्रक्रियाएं जिस पर हैं वो सारी पूरी हो चुकी। लेकिन चूंकि जो उपेंद्र सर वाली प्रक्रिया जो पिटीशन थी महेंद्र पाल एंड अदर्स में, उसमें कुछ जो हमने बिंदु रेज किए थे, उन बिंदुओं पर सरकार ने पूरी तरीके से अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। उसने क्या किया था, आपने देखा होगा कि जो अभी 2 काउंटर आए हैं अनामिका वर्मा वाला, वही उन्होंने सेम इस पर थोप दिया था। लेकिन इस पिटीशन में हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, उस पर सरकार को जवाब देना था। लेकिन सरकार ने उन बिंदुओं पर पूरा मौन साध लिया। मौन साधने का मतलब है कि उन्होंने कुछ भी बिंदुवार जो है जानकारी ना तो काउंटर में उपलब्ध कराई और ना ही बहस के दौरान रखी। इसके अलावा थोड़ा बहुत रणविजय बोलने की कोशिश करने लगे कि मिलॉर्ड ये लोग एक बार आरक्षण ले चुके हैं, 2 बार आरक्षण कैसे मिलता है। तो सीधी बात है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट है, उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि हम किसी भी एज किसी भी स्तर पर अगर आरक्षण ले भी चुके हैं, तब भी अगर हमारा चयन अनारक्षित गुणांक के बराबर है तो हमारा चयन अनारक्षित में ही होगा। उसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि इस बंदे ने टीईटी में छूट ले ली या उम्र में छूट ले ली। ये सारी चीज़ें कोर्ट ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा है जजमेंट। और चूंकि जो जितेंद्र सिंह वाला जजमेंट है उसी के आधार पर जो है 1994 की जो नियमावली है वो पूरी तरीके से प्रिवेल कर रही है, बन चुकी है और वही उत्तर प्रदेश में फॉलो है। तो इस बिंदु के बाद ना सरकार के पास कोई उत्तर था। इसके बाद जस्टिस चौहान साहब ने कहा पूरी तरीके से जो उपेंद्र सर की बहस थी उसी से एग्री हुए। इसके अलावा जो है फिर जो जिन बिंदुओं पर काउंटर या जो हम लोगों ने बिंदु उठाए थे जिन पर जवाब सरकार ने नहीं दाखिल किया था, उन बिंदुओं पर सरकार का अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कोर्ट ने कहा कि आप इन बिंदुओं को क्लियर कर दीजिए और उसके बाद हम इस पर जो फाइनल डिसीजन दे देंगे। तो इसीलिए कोर्ट ने जब ये कहा कि ठीक है आप जो 2-4 बिंदु बचे हैं इन पर भी आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, आप उसके पक्ष विपक्ष जो भी आपको लगाना है वो मतलब फॉर्मेलिटी है वो आप पूरी कर दीजिए। तो कहा कि ठीक है सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। तो ये कहा गया हमारी तरफ से कि सर अगर इनको टाइम देंगे तो ये जून 2019 से इनको अभी तक टाइम ही टाइम दिया जा रहा है, आखिर और कितना टाइम इनको दिया जाएगा। तो बोले नहीं सर जो ये आप 2 चीज़ें बता रहे हैं इन पर भी हम अपना पक्ष रखना चाहेंगे। तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है आप एक दिन छोड़ करके आ जाइए, हम परसों के लिए हम डेट लगा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये 2 दिन का हमको मौका दे दीजिए। तब कोर्ट ने कहा ठीक है आप ऐसा करिए कि 21 तारीख को जो आपकी जो भी ये 2-4 बिंदु बचे हैं इन पर भी आप अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए। यानी कि जो भी सरकार को करना है वो 21 तारीख तक उपेंद्र मिश्रा वाली पिटीशन में अपना सारा पक्ष रख देना है। और 21 के बाद अगर हम लोगों को कुछ ज़रूरत महसूस होगी कि हमको उसमें एडिशनल में कुछ लगाना चाहिए तो उसके लिए भी हमको कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया है। और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए कोर्ट ने कहा कि 27 तारीख से हम इस मैटर को कंटिन्यू सुनेंगे, उसके बाद किसी को भी कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये बहस आज की रही। और चूंकि कोर्ट नई थी तो आज का पूरा दिन आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं। कोर्ट ने क्या किया कि पहले तो पूरा मैटर समझ लिया है और समझने के बाद ही उन्होंने 27 तारीख से रेगुलर हियरिंग करने के लिए इस मुद्दे पर जो है ऑर्डर कर दिया है। और इसके अलावा और कोई विशेष बहस आज नहीं हुई, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि जो आज बहस हुई है उसमें हमारी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे उनके साथ साथ कोर्ट ने भी पूरी तरीके से सरकार के अगेंस्ट ही अपना रुख अख्तियार किया। क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए 2-1 बार जिसमें ये कहा गया कि सर ये लोग कई बार आरक्षण ले चुके हैं, लेकिन अब किसी के कहने मात्र से हम आरक्षण ले चुके या नहीं ले चुके उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव सिर्फ इस पर पड़ता है कि आपकी गाइडलाइन क्या है, आपका 1994 में रूल क्या है। उस रूल में स्पष्ट दिखा हुआ है कि अगर आरक्षण है तो हमने किसी भी स्तर पर आरक्षण लिया हो उसका लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सिर्फ अगर एक बार आरक्षण हमने चयन में आरक्षण ले लिया उसके बाद जो है हम आरक्षण नहीं लेंगे। तो कोर्ट ने यही कहा कि आपकी नियमावली में जो जो आरक्षण का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग आप हमको दिखा दीजिए कि आपने वो रिजर्वेशन इन बच्चों को दिया है कि नहीं दिया है। अगर उतना दिया है दैट शीट काम खत्म हो गया, अगर उतना नहीं दिया तो फिर आपकी चयन सूची जो है
वो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ रही। और बाकी आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर हाल में 27 से कंटिन्यू सुनवाई होकर के फाइनल हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए कि हम लोगों के पक्ष में ही निर्णय आएगा, विपक्ष में कदापि नहीं आएगा, ये बिल्कुल आप सोच लीजिए। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी साहब थे, जो और 2 याचिकाएं फाइल हुई थी, जो श्वेता चौहान की थी और एक रॉबिन सिंह की थी। ये याचिकाएं जून या अगस्त के आसपास फाइल हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 हेयरिंग में ख़त्म हो जाएंगी। भाई साहब, 2 हेयरिंग का बात नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन लोगों का प्लान ही यही है कि किसी तरीके से यहाँ से ले जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं हम लोगों के पक्ष में, उनके आधार पर जो है उनको रिव्यू किया जा सके। और जो ये आरक्षित वर्ग के हम लोग हैं, इनके जो ये 2-2 बार, इनके कहने का मतलब है कि अगर हमने एज में छूट ले ली तो फिर हम जनरल में नहीं जा सकते, उस प्रावधान को ख़त्म किया जा सके, उस पर इन लोगों का प्लानिंग है। तो आप हवा में जो लोग बातें करते हैं कि एक डेट में उठ जाएगी, भाई साहब उसमें 5-6 हेयरिंग हो चुकी हैं और आज की डेट में भी वो स्टैंड है, सारा कुछ हो रहा। तो आप किसी भी विपक्ष को, किसी भी विरोधी को किसी भी तरह से हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, फेसबुक पर आप डाल सकते हो, बहुत अच्छे से डाल सकते हो, व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हो कि हम गए, गोली चला दी, उड़ गए। तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में तथ्यों पर बहस होती है, फैक्ट पर बहस होती है, कानून पर बहस होती है, नियमावली जो है आपकी वर्तमान की उस पर बहस होती है। आपके किसी भी तरीके से बोल देने मात्र से कोई बहस नहीं होने लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, उन ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए कोई भी आ जाए उनको काट नहीं सकता। नंबर 1, जो जितेंद्र सिंह का ऑर्डर है, वो जितेंद्र सिंह के ऑर्डर में स्पष्ट उल्लेख है कि आरक्षण अगर एज में लिया है फिर भी यदि उसका गुणांक ज़्यादा है तो उस बंदे का चयन अनारक्षित में होगा। नंबर 1 बात। और जो दूसरा हमारा, इसी जजमेंट को आधार बनाते हुए जो हमारी आरक्षण नियमावली है वो भी इसी पर बेस्ड है। ठीक है। तो ना ये 1994 नियमावली को ख़त्म कर पाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के जितेंद्र सिंह का ऑर्डर को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑर्डर आज की डेट में कानून बन चुका है। क्योंकि 3 साल बाद या 2 साल में जो जजमेंट चैलेंज नहीं होता है वो कानून का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। और बाकी आज की डेट में अभी आपने देखा होगा, कोई एक सौरभ यादव करके था, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसी तरह के कांस्टेबल का ऑर्डर आया। ये सारे जो जजमेंट आए हैं ये कोई जजमेंट नए नहीं है। इनको आप मत बताइए कि ये जजमेंट फलाना आ गया, ढिमका आ गया। ये सारे जजमेंट जो आ रहे हैं आज की डेट में, ये सब जजमेंट 1994 और जितेंद्र सिंह को आधार बनाते हुए ही आ रहे हैं। जब आप इन जजमेंट को, पढ़ना तो है नहीं, जजमेंट को जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा कि जो ये जजमेंट हम दे रहे हैं वो जजमेंट पूरी तरीके से जितेंद्र सिंह जजमेंट और 1994 नियमावली पर ही आधारित है। तो हम इन शाखाओं से हमको मतलब थोड़ी ना है। हमारा जो ब्रह्मास्त्र मेन जो हमारा जितेंद्र सिंह वाला जजमेंट है और जो 1994 नियमावली है, उसमें प्रदत्त प्रावधान जो आरक्षण से संबंधित हैं, उन प्रावधानों के आधार पर हमको कोर्ट में अपनी बात रखनी होगी। ठीक है। और ऐसे ले जाकर के आप कोई जजमेंट नहीं घुसेड़ दोगे जाकर के साहब ये जजमेंट देख लो, फलाना देख लो, धमाका देख लो। जजमेंट, हर जजमेंट जो आता है उसमें हर जजमेंट का मैटर अलग होता है, इशू अलग होता है, भर्ती अलग होती है और हर भर्ती की, हर विभाग की अपनी अपनी नियमावली होती है। तो हर नियमावली में क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत जो आते हैं उसके हिसाब से बहस होती है। अगर आप किसी कांस्टेबल के परीक्षा का जजमेंट घुसेड़ोगे तो कल को वो लोग यूपीएससी का जजमेंट लेकर के आ जाएंगे कि साहब इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ फलाना जजमेंट आ गया वो हम इसमें लगा दें, धमाका जजमेंट आ गया वो लगा दें। ये सब जजमेंट अलग अलग विभाग पर आधारित जो भर्तियां थी, उन भर्तियों में जितने नियम थे उन नियमों के आधार पर जो है होती हैं। अब हमारी भर्ती जो हो रही है वो 1994 के नियम के अकॉर्डिंग हो रही और 1981 जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसके आधार पर हो रही। और जो जितेंद्र सिंह वाला जजमेंट वो टोटल इसी पर बेसिक विभाग का ही है। तो जो बेसिक विभाग का जजमेंट है जो 1981 से रिलेटेड है, जो 1994 नियमावली से रिलेटेड, आप वो जजमेंट लगाओ कि जो मर्जी वो लगा दोगे आकर के। तो सबकी फाइंडिंग अलग अलग होती है।
जो कानून होता है वो एक सा होता है। तो जिन चीज़ों की जिन मैटर्स की फाइंडिंग सेम होगी उन्हीं मैटर्स को या उन्हीं जजमेंट को जो है आप अपनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं से भ्रमित मत होइए और दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। आप आत्ममुग्धता में इतना भी मुग्ध मत होइए कि फलानी रेट हम 2 मिनट में डिसमिस करवा देंगे, धमाकी रेट हम 2 मिनट में उड़वा देंगे। अगर 2 मिनट में ही उड़वा दिए होते तो 7-8 महीने हो गए, अब तक मुकदमा अपना डिसाइड करवा लिए होते। जब आप अपना मुकदमा नहीं डिसाइड करवा पा रहे हो तो ये कैसे कह सकते हो कि हम 2 मिनट में वो उड़वा देंगे। यही तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम 2 मिनट में इनको उड़वा देंगे, जबकि उनके साथ सरकार है। आपके साथ खुद अपना समाज नहीं, आप ही 50 धड़ों में बटे हुए हो और आप कहते हो कि हम 2 मिनट में उड़वा देंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, मजबूत हैं आप, कागज़ पे मजबूत हैं, नियमावली पे मजबूत हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है उसके आधार पर आप मजबूत हैं, लेकिन उस मजबूती के आधार पर आप आत्ममुग्ध इतना भी मत होइए कि आप अपना ही नुकसान कर बैठो। तो ये सब चीज़ें हैं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोगों का मैटर 27 से सुनवाई होकर के कंटिन्यू, उम्मीद है 2-3 हेयरिंग में संभवतः फाइनल हो जाना चाहिए। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीत तो हम लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी सहयोग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। और जहाँ तक संभव हो कोशिश ये करिए कि जो ये लगातार ग्रुप में एक दूसरे को भला बुरा, हम कौन बड़ा नेता कौन छोटा नेता, ये सब कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि हम लोगों को संगठित रहना है, तभी आप उनसे लड़ पाओगे। अभी आप सिंगल बेंच में ही हो और 99% आप ये मान के चलिए कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक ना, कि अगर चूंकि वो 2 याचिकाएं भी सवर्णों की तरफ से आ चुकी हैं तो निश्चित रूप से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि वो लोग हारेंगे तो निश्चित रूप से डीबी में जाएंगे। असली खेल वहाँ से शुरू होगा, ठीक ना। तो उम्मीद आप ये करिए कि हम लोगों को सिंगल बेंच से ही कुछ हासिल हो जाए, किसी भी तरीके का टाइड अप हो जाए या किसी तरीके का कुछ हमारा लोगों का सेटअप हो जाए, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि बहुत जल्द हम लोगों को नौकरी मिलने वाली है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो भैया पूछ सकते हैं। नमस्कार मानवंत भैया, नमस्कार अनुज भाई, नमस्कार पंकज भाई, नमस्कार सब भाइयों को नमस्कार। एक्चुअली क्या है, कमेंट इतने आ जाते हैं कि सबका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। धर्मेंद्र भाई पूछ रहे हैं भाई सीट ऐड होंगी क्या। देखिए, हमको सीट ऐड होने से या ना ऐड होने से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा लोकस सिर्फ इतना सा है कि ऐसे कैंडिडेट्स को आपने जॉब दे दी, उन कैंडिडेट्स के कारण हम लोग बाहर हो गए हैं, ठीक ना। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप या तो उतनी सीट हमको दे दीजिए या हमारा लोकस जिस तरीके से भी पूरा होता हो, यानी हमारा जो हित प्रभावित हुआ है वो हित अगर हमारा पूरा हो जा रहा तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी करिए, उस पर हमारे ऊपर कोई सेहत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ राहुल भाई, कोर्ट ने आज यही बोला कि हम 27 से कंटिन्यू, आज ही से वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। लेकिन समस्या ये होगी ना कि जो हम लोगों ने उपेंद्र सर में कुछ नए बिंदुओं को भी हम लोगों ने उठाया था, उन बिंदुओं पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दाखिल किया था। इस वजह से कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इन पर भी अपना स्टैंड क्लियर करिए ना, नहीं तो आप आगे कहीं मैटर आगे गया तो तुम कह दोगे कि भैया हमको सुने नहीं गया, हमको वहाँ पर पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें, इसलिए कोर्ट ने कहा नहीं, आपको जो भी रखना है आप पक्ष अपना पूरा रिटर्न में रख दीजिए, बाकी देखा जाएगा। नहीं प्रदीप सिंह भाई, आप बिल्कुल विश्वास मानिए, रोस्टेड चेंज होगा, हर महीने 3 महीने पर चेंज होता, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है 99.99% आप ये मान के चलिए कि हम लोग इसी बेंच से अपना मुकदमा निर्णित करवा लेंगे। अगली बार रोस्टेड चेंज होने की बारी ही नहीं आएगी। इसी बेंच में हमारा मुकदमा जो है निर्णित हो जाएगा। प्रदीप भाई करें, उधर रणविजय साहब थे। हाँ उदय भाई, नौकरी तो मिलेगी लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कल ही मिल जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि मिलेगी, ये श्योर है।
शैलेंद्र भाई मैंने रोस्टर के लिए बता दिया, रोस्टर चेंज हो ना चेंज हो, लेकिन ये पूरा मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि निश्चित रूप से इस बेंच के बदलने से पहले हमारा पूरा पूरा प्रयास है, और 99.99% आप भरोसा रखिए कि इसी बेंच से मुकदमा अपना निर्णित होने जा रहा है, और ये 27 तारीख से आपको दिखने भी लगेगा। निर्णित पिछली बार ही हो जाता, जस्टिस मनीष माथुर साहब की बेंच से ही निर्णित हो जाता, लेकिन उसमें समस्या ये आ गई ना कि उसमें जो चयनित थे उन्होंने अपना प्रोपेगंडा कर दिया कि साहब हमको सुना नहीं गया, हमको पार्टी नहीं बनाया गया, फलाना ढिमका, ये सब बोल दिया था। इस वजह से मनीष माथुर साहब उस मुकदमे को छोड़ करके भाग गए, लोड नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी नियुक्तियां सब्जेक्ट टू पिटीशन कर दी, यानी याची जो हमारी याचिका थी उसके अधीन कर दी, तो वो भी अपना काम कर गए। लेकिन जो शेष काम है, जो ताबड़तोड़ करना चाहते हैं, वो जस्टिस चौहान साहब ही कहते हैं। इनका पूर्ववर्ती जजमेंट भी आप उठा करके देख लीजिए, सिंगल बेंच में इन्होंने ही जो आपका कट ऑफ मैटर था उठा के उसको जो है रेल दिया था, रेल दिया। ये सब बातें बहुत आज फेसबुक पर तैर रही थी, रेल दिया, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कोर्ट में जैसे हम आपसे वार्ता करें, इससे भी पोलाइटली और इससे भी अच्छी तरीके से बात होती है। कोई वहाँ धनुष बाण या गोलियाँ नहीं चलती हैं। मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपनी बात रखोगे, कोर्ट को जो सही रहेगा उस पर वो डिसीजन देती कि दैट्स इट, काम खत्म, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। रतन पाल भाई बोल रहे हैं कि याची लाभ मिल सकता है। देखिए मिलना न मिलना वो तो सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोगों को जो है नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए, चाहे वो याची लाभ के रूप में हो, चाहे सीट ऐड करके हो, चाहे जैसे भी हो। विजय पाल भाई कह रहे हैं अब इस तरह का बेंच कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति सिंह भाई कह रहे हैं कि हम सिंगल बेंच से इतना चंदा लिया जा रहा है तो डीबी में तो घर बिक जाएगा। भाई ऐसा है ना कि अभी भर्ती आ जाएगी तो आप 75 जिलों में फार्म डालोगे तो 500 के हिसाब से 35,000 रुपये वो दे दोगे, और यहाँ कितना चंदा आप लोगों ने दे दिया बस इतना बता दीजिए, ठीक ना। और जितना भी आप लोगों ने दिया है उससे 10 गुना हम लोगों ने करके दिखाया है। कोविड-19 की सिचुएशन में पूरे लखनऊ में जब लॉकडाउन था, सैटरडे संडे तक कुछ नहीं खुलता था, तब हम लोगों ने जान पर खेल करके वहाँ पर हर समय वो किया। और जो चंदा आप दे रहे हो तो यार 2,000 रुपये याची बनने के लिए दिए, 1,500 एक बार दीजिए, 2,500-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपने दिया नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि इतना ज़्यादा। और वो कोई जेब में थोड़ी ना रख ले रहा है, जो भी जा रहा है वकील के पास जा रहा है, ये तो आपका विवेक है। यहाँ तो जिस नौकरी के लिए आप बात कर रहे हो ना बड़े भाई शक्ति सिंह, उस नौकरी के लिए लोग 15-15 लाख रुपये लेकर के खड़े हैं, और आप यहाँ 300, 3,000, 3,500-4,000 रुपये में बता रहे हो कि इतना चंदा लिया जा रहा है, घर बिक जा रहा। अरे यार कुछ सोच समझ के बोला करो बड़े भाई, हाँ मतलब कुछ तो सेंस लगा लिया करो महाराज। हाँ कभी नौकरी के लिए गए हो, नहीं गए हो आप? 43-44 हज़ार की नौकरी लेने के लिए जा रहे हो, जाइए, भीड़ लगी होगी, बोली लगती है। कभी एडेड में इससे पहले देखा 25-25 लाख में लोग नौकरी देने के लिए खड़े हैं और वो मिल नहीं रही, और आप यहाँ 2,500-2,500 हज़ार में बता रहे हो कि घर बिक जाएगा। क्या गजब बात करते हो यार, इसीलिए मैं बुरा बन जाता हूँ, सही बोलता हूँ। जगबीर भाई कह रहे हैं कि विपक्षी डीबी में चले जाए, सरकार ना जाए। देखिए सरकार ना जाए बस इतना हम चाहते हैं, बाकी विपक्ष जाए उससे हमको क्या लेना देना। सरकार नहीं जानी चाहिए बस। सरकार, मेन अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, तो गवर्नमेंट अगर नहीं जाएगी तो हम उस पर कंप्लायंस करने के लिए हम लोग दबाव डालेंगे, जो भी सही तरीके होंगे विचार करके उनके आधार पर कार्य किया जाएगा। बस सरकार नहीं जानी चाहिए। हालांकि जब हम लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिले थे माननीय मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा भी था कि आप कोर्ट की शरण में अगर जाते भी हैं और अगर आप जजमेंट ले आते हैं तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग सिंगल बेंच के आदेश का ही पालन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब उनकी बात का भरोसा नहीं, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि संभवतः हम लोगों का मैटर सिंगल बेंच से ही निर्णित होगा और बहुत जल्द होने जा रहा है। इमरान अहमद भाई कह रहे हैं 22,000 सीट जुड़ने का कोई चांस है। देखिए भैया, मैं आपको देखिए मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैं किसी की भावनाओं से या किसी को झूठा आश्वासन कदापि नहीं देता हूं। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, 22,000 सीटें इस भर्ती में नहीं जुड़ने जा रही हैं, और अगर
कोई जुड़वाने के नाम पे बोल रहा है तो आपको ठग रहा है। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। 22,000 सीटें नहीं ऐड होंगी तो मतलब नहीं ऐड होंगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप करके देख लीजिए। अथॉरिटी है उसमें भी जो 22,000 सीटें हैं उसका मैटर भी 68,500 का सिंगल बेंच से डिसाइड हुआ पड़ा है। 40-45 और 30-33 वो मैटर भी डबल बेंच में चल रहा है। और डबल बेंच में यानी डिवीजन बेंच में कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक इन मुद्दों पर 30-33 कट ऑफ रहेगा या 40-45 रहेगा, वो अलग बात है कि 40-45 वाले नौकरी पा गए, लेकिन अभी 40-45 पर नौकरी पाने के बाद भी तो 22,000 सीटें खाली है। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर हम 30-35 किए दे रहे हैं, वो सॉरी 30-33 किए दे रहे हैं, तो जो 22,000 सीटें उन्हीं से 68,500 से भर जाएंगी। तो जब वो मुद्दा भी पेंडेंसी में पड़ा हुआ है तो वो वैकेंसी जो है 22,000 वो आप में कैसे जुड़ जाएंगी यार। और जो वैकेंसी पद जोड़ने या घटाने का पूरा राइट जो है स्टेट के पास होता है। तो अब स्टेट अगर चाहे भी तो इतना आसान नहीं है उसको जोड़ना, क्योंकि अभी वो मैटर डीबी में पेंडिंग है। वहां पर सपोज अगर डबल बेंच से 30-33 पर डिसीजन आ गया तो वो सीटें भर नहीं जाएंगी उसमें। तो आप ये मत सोचिए कि ये 22,000 वाला जो प्रोपेगेंडा है जो है उससे थोड़ा सा दूर रहिए और सच्चाई जो है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। इसके बाद जो है रतन भाई कह रहे हैं कि धन्यवाद। आदित्य भाई कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव आ जाएगा, नौकरी तो दो नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर हमारे पास हम लोग लिखा ले गए ना कोर्ट से 4 लाइनें भी कि इन कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाए या जो है कैसे भी करके इनको जो है इनके अधिकार को दिया जाए, उसके बाद तो खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे भाई। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसके बाद तो सरकार भी चाह करके कुछ नहीं कर पाएगी। शिवशंकर भाई कह रहे हैं प्राइमरी की नौकरी के लिए लोग 18 लाख तक दिए। वही तो मैं भी समझा रहा हूँ यार। यहाँ पर 2,000 दे करके याचित बन गए 500 हज़ार, 1-2 बार दे दी 3-3,500 में। यार मतलब सोचने वाली बात है। आप कैसे बात करते हैं सुरेश सैनी साहब। केशव भाई कह रहे हैं कि सरकार नहीं माने। वो देखिए मानेंगे नहीं, हम किसी के विषय में पहले ही एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा करेगा ऐसा नहीं करेगा। तो वो सब बात की बात है। पहले हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस पर जजमेंट कराएं। आदित्य भाई ये कह रहे हैं कि सरकार डीबी में नहीं जाएगी क्योंकि 2022 में चुनाव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद ऐसा ही हो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। अब वो नौकरी हमको चाहे जैसे मिले, डीबी सुप्रीम कोर्ट वो सब तो बात की बातें हैं। मेन उद्देश्य हमारा नौकरी। अगर नौकरी सिंगल से मिल जा रही है तो क्या बुरा है, उसमें कोई बुरा नहीं होना चाहिए। तो शक्ति सिंह सैनी साहब कह रहे हैं सिंगल बेंच से याची लाभ संभव है। याची लाभ तो सुप्रीम कोर्ट से भी संभव नहीं है, ठीक ना। लेकिन समस्या ये है ना कि जब किसी गर्दन फंसती है तो जिस तरीके से फंसती है तो उसमें ऑप्शन तो सरकार देगी भाई। देखिए सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट, 2 चीजें मैं आपको बता दूं कि दोनों का केवल आर्टिकल का अंतर है। जो अधिकार मानी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है वही अधिकार मानी हाईकोर्ट को प्राप्त है। अंतर सिर्फ इतना है, कहीं 226 के अंतर्गत वही अधिकार दिए गए हैं, कहीं 32 के अंतर्गत वही अधिकार दिए गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिंगल बेंच डबल बेंच। सिंगल बेंच नहीं होता। जिस आर्टिकल के तहत जो याचिका फाइल होती है उन या आर्टिकल के तहत ही उन पर मैंडमस यानी जो आदेश देने का अधिकार भी कोर्ट का होता है। तो सिंगल डबल नहीं होता, कोर्ट कोर्ट होती है, चाहे वो मानी उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई जाती तो मेरा यही प्रयास रहता कि कम से कम यार एक बार लोगों के बीच में आकर के सच बता दिया जाए। मैं कोशिश करता था कि लाइव नाउ पोस्ट के माध्यम से बता दूं, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती। इसलिए क्या हुआ है, क्या होता है और कितना होता है वो बताना आप लोगों को मैं जरूरी समझता हूं।
और बाकी उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, टीम पे भरोसा रखिए। निश्चित रूप से ये मुकदमा हम लोग आपको निकाल के देंगे और जितवा के देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।